48 लॉज ऑफ पावर। पहला नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कि जो लोग आपके मास्टर्स हैं या फिर आपसे ऊपर हैं उन्हें हमेशा सुपीरियर फील करवाएं। उन्हें खुश करने की कोशिश में अपनी खूबियों को कुछ ज़्यादा मत दिखाइए। इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। ये आपके मास्टर्स में असुरक्षितता और डर बैठा सकते हैं और शायद वो आपसे ही इनसिक्योर हो जाए। अपने मास्टर्स को हमेशा होशियार और सुपीरियर दिखाएं और आप ताकत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे। निकोलस फौकेट। लुईस XIV जब राजा थे तब ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जो आलीशान पार्टीज के लिए मशहूर था और राजा के कुछ खास लोगों में इसका भी नाम आता था। ये बात है उस वक्त की जब 1661 में जूल्स माज़ारिन, जो कि किंग लुईस के राज्य में प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई। इस वजह से अब नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाना था। लोगों को लगा कि शायद निकोलस राजा के करीब होने की वजह से उसे चुना जाएगा, लेकिन किंग लुईस ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को ही अबॉलिश कर दिया, यानी कि वो पोजीशन ही हटा दी। अब निकोलस को ऐसा लगने लगा कि शायद राजा उसे भूल रहा है, शायद उसे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि राजा की नज़र या फिर प्यार फिर से निकोलस पर आ जाए। इसीलिए वो एक पार्टी की अरेंजमेंट करता है और इसका कारण निकोलस का महल वॉक्स ले विकोम्टे पूरा हो चुका था और इसी चीज़ के लिए वो पार्टी रखता है। हालांकि इसका असल रीज़न था कि उसे राजा को ट्रिब्यूट देना था। इसी वजह से वो इस पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर राजा को दे देता है। निकोलस का पार्टी का अरेंजमेंट वाकई में शानदार होता है। अब तक फ्रांस में ना देखी गई हो ऐसी डिशेस। बहुत सारे नामचीन लोग, बहुत सारे शाही लोग इस पार्टी में इनवाइटेड थे और निकोलस ने राजा के कुछ दोस्तों को भी बुलाया था। और इस पार्टी की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए मोलेर, जो कि उस वक्त के सबसे बेहतरीन राइटर था, उसने एक ड्रामा भी लिखा था। पूरी पार्टी निकोलस राजा के बाजू में ही रहा। जो गेस्ट ऑफ ऑनर राजा को मिलना चाहिए था उसने बखूबी दिया। राजा लुईस के दोस्त भी निकोलस फौकाट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और एक खूबसूरत तरीके से शानदार पार्टी समाप्त हो गई। अगले दिन राजा के 2 आदमी निकोलस फौकाट को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसका जुर्म क्या होता है कि उसने राज्य के खजाने से सोना और पैसे चुराए हैं। निकोलस ने ये चीज़ें चुराई तो होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि ये सारी चीज़ें राजा को मालूम होती है और उसी के कहने पर निकोलस ने ये चीज़ें चुराई होती है। निकोलस को दोषी करार देकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों निकोलस फौकाट को सज़ा हुई? लुईस XIV द सन किंग एक एरोगेंट और प्राउड राजाओं में से एक राजा था जो कि सेल्फ सेंटर्ड था और वो हमेशा अटेंशन के सेंटर में रहना पसंद करता था। और सीधी सी बात है, ऐसे इंसान की इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत बड़ी होती है और इसीलिए जब निकोलस फौकाट ने यह शानदार पार्टी रखी ताकि वो अपने राजा के प्रति लॉयल्टी और डिवोशन दिखा सके, इस चीज़ का उल्टा ही असर हुआ। पार्टी इतनी शानदार थी कि सब लोग निकोलस से इम्प्रेस हो चुके थे, यहाँ तक कि राजा के कुछ दोस्त भी उसे प्रेज करने लगे थे। और एज ए सेल्फ सेंटर्ड मैन लुईस XIV वाज, उसे उस चीज़ की तकलीफ हुई। निकोलस की होने वाली हर तारीफ ने राजा के अहम को चोट पहुँचाई और इसी वजह से न चाहते हुए भी निकोलस फौकाट ने राजा को इनसिक्योर कर दिया और राजा ने उसे उसकी सज़ा दे दी। और इतना ही नहीं, राजा ने निकोलस के बाद जॉन कोलबर्ट, जो कि अपनी पार्टीज और मैनेजमेंट के लिए बदनाम था, उसे नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उसके हाथों ट्रेजरी से मिला हुआ पैसा उसने एक महल में लगाया। एक ऐसा महल जो निकोलस फौकाट के महल से कहीं ज़्यादा शानदार और बड़ा था। और उस महल की ओपनिंग के लिए उसने पार्टी भी रखी, लेकिन निकोलस की पार्टी से कहीं शानदार, जिस पार्टी की वजह से निकोलस अपना फ्रीडम खो चुका था। 1600 शताब्दी में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर और एक शानदार मैथमेटिशियन अपने आप को बड़ी ही दुविधा स्थिति में पाते हैं। हालांकि गैलीलियो अच्छे से जानता था कि उस वक्त के रूलर्स को खुश कैसे रखना है। गैलीलियो आज भी ज्ञान का भंडार माना जाता है, लेकिन उस वक्त उन रूलर्स को या फिर राजाओं को ज्ञान की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह थी तो बस उनके नाम की, शोहरत की, और गैलीलियो वही करता। उसके जो इन्वेंशंस होते वो उन राजाओं में या फिर रूलर्स में डेडिकेट करता। इस वजह से उसके पेट्रियंस बढ़ते और उसके स्टूडेंट्स की संख्याएं भी बढ़ती। जैसे कि उसने एक वक्त मिलिट्री कंपस बनाया जो कि गोंजागा के ड्यूक को डेडिकेट कर दिया, और उस कंपस को कैसे इस्तेमाल करें इस पर जो किताब लिखी वो मेडिसिस फैमिली को डेडिकेट कर दी। इस वजह से दोनों रूलर्स खुश थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो उसके पेट्रियंस थे वो उसे गिफ्ट देते थे, तारीफ करते थे, लेकिन पैसे नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए गैलीलियो ने एक तरकीब सोची। जब उसने 1610 में
जुपिटर के मून्स को ढूंढ निकाला, तब उस चीज के श्रेय को डिवाइड करने के बजाय उसने एक फैमिली पर कंसंट्रेट किया। उसने अपनी खोज का सारा श्रेय मेडिसी फैमिली को दिया, जो कि एक इटालियन बैंकिंग फैमिली थी, जो कि बेशुमार पैसा और ताकत के लिए जाने जाते थे। जब गैलीलियो ने अपनी खोज को मेडिसी फैमिली को डेडिकेट कर दिया, तो उसने मेडिसी फैमिली को पॉलिटिक्स या फिर बैंक से कहीं ऊपर रखा, मानो देवताओं की जगह पर। मेडिसी डायनेस्टी का पहला लीडर कॉसिमो I, जिसने इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, इस हद तक कि उसने अपने राजवंश का जुपिटर चिन्ह घोषित कर दिया। और गैलीलियो कहानी को इस हद तक ले गए कि जुपिटर और उसके जो 4 चांद है वो मेडिसी फैमिली से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेडिसी डायनेस्टी के राजा कोसिमो I जुपिटर हैं और उनके 4 प्रिंस वो 4 मून जो कि जुपिटर के इर्द गिर्द रहते हैं। और लोगों में ऐसा एहसास जताया कि मानो ईश्वर की भी इच्छा है कि मेडिसी फैमिली ही शोहरत और नाम कमाएगी। इस चीज़ से कोसिमो II इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गैलीलियो को अपनी राजसभा का फिलोसोफर और मैथमेटिशियन घोषित कर दिया, जिसको पूरी कीमत के साथ रखा गया। अब गैलीलियो को अपने पैसों की और पोजीशन की निश्चितता हो गई थी, जो कि पहले नहीं थी। तो गैलीलियो के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? कारण बहुत ही सीधा है। हर मास्टर्स को औरों से ऊंचा और श्रेष्ठ दिखना पसंद है, और इसी चीज़ का गैलीलियो ने फ़ायदा उठाया। उस वक्त राजाओं को और रूलर्स को इन्वेंशन या फिर विज्ञान से कोई खास मतलब नहीं था, उन्हें मतलब था तो सिर्फ अपने नाम और शोहरत से। और गैलीलियो ने भी वही दिया, नाम और शोहरत, जिस वजह से उसने मेडिसी फैमिली को सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि सारे लोगों के ऊपर रख दिया। इससे बेहतर चीज़ एक मास्टर के लिए हो ही नहीं सकती। और इसी चीज़ की वजह से गैलीलियो ने वो कर दिखाया जो निकोलस फोकार्ट नहीं कर पाया। सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दीज 2 एग्जाम्पल्स? हर किसी की इनसिक्योरिटीज़ होती है, हर किसी का ईगो होता है, हर किसी की प्राइड होती है। तो क्या हम सारे लोगों की फीलिंग्स की कदर करें? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की सुपीरियरिटी बरकरार रखनी है जो आपके फ़ायदे की हो। आप ऐसा मत सोचिए कि वो पुराना ज़माना था या फिर आज का ज़माना नया है। आज भी हर मास्टर को ऊंचा और सुपीरियर होना पसंद है। आपको बस उन्हें वो इम्पोर्टेंस महसूस करानी होगी जो वो चाहते हैं। बस ध्यान रखिए कि ये इम्प्रेशन इनसिक्योरिटी में न बदल जाए। अगर आप होशियार हैं तो कम होशियार दिखाइए, अगर आप चार्मिंग है तो कम चार्मिंग दिखाइए। ऐसी गलतियाँ कीजिए जिसका कोई नुकसान ना हो, जिसमें आपको आपके मास्टर की मदद लेनी पड़े, जिसकी वजह से उनको एक स्पेशलिटी और एक पावरफुल पोजीशन मिल जाएगी और वो अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इन गर्व से भरे राक्षसों को उनकी सुपीरियरिटी दीजिए या फिर अपने आप को कम दिखाइए। अब आप सोचेंगे कि मैं भला क्यों अपने आप को कम दिखाऊंगा, तो यकीन मानिए अंत तक बेवकूफ़ जॉन कोबार्ट टिका, ना कि निकोलस फोकार्ट। एक होशियार आदमी जानता है कि उसे कब झुकना है और किसके सामने झुकना है। इस लॉ का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हर इंसान को सुपीरियर फील करवाएं। अगर आपका मास्टर एक पावरफुल और सस्टेनेबल पोजीशन में है तो आपको उसे सुपीरियर फील करवाना ही होगा। लेकिन अगर आपका मास्टर खोखली और कमज़ोर स्थिति में है तो उसे सुपीरियर फील करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त दया मत दिखाइए, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नीचा दिखाइए और उसे गिराने की कोशिश कीजिए। पर आपको ये कंफर्म करना होगा कि वो मास्टर फिर कभी सस्टेन नहीं होगा। आउटस्मार्ट योर मास्टर एंड विन द पावर, क्योंकि आखिर में ताकत सिर्फ एक चीज़ की गुलाम है, वक्त की। बस आपको सही वक्त चुनना होगा। वीडियो हो चुकी है, हाँ, और जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लेट है, जिसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और बात रही इस सीरीज़ की, तो अब जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है उन लोगों को पता है कि इस लॉ में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो कि ऑफ कोर्स मैंने सारे के सारे नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं अब भी चाहता हूँ कि आप किताब पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़कर समझेंगे वो सुनकर कम समझेंगे। मैं बस वो ही एग्जाम्पल्स लूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है और लॉ को पूरी तरह से प्रूव करने में मदद करती है। तो कमेंट में बताइए कि ये पहला पार्ट आपको कैसा लगा।